नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। हरियाणा में नायब सैनी सरकार के गठन के बाद हरियाणा के चुनावी परिणामों को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस की ठुकराई गई 20 शिकायतों के बाद कांग्रेस ने माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने का फैसला किया है। याचिका में 20 विधानसभा क्षेत्रों में बैटरी के फुल चार्ज होने और 5 अक्टूबर को 7 बजे घोषित चुनावी आंकड़े और 7 तारीख को घोषित किए गए चुनाव मतदान के आंकड़ों में अंतर को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया। जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के ऐलान के दौरान पत्रकारों ने जब हरियाणा के चुनावी आंकड़ों में परिवर्तन और बैटरी को लेकर सवाल खड़ा किया था, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने निश्चित तौर पर ऐसा जवाब देने का प्रयास किया और जिस प्रकार वो अपनी कार्यशैली को सही ठहराते रहे, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कोई गड़बड़ तो चल ही रही है। आखिर 7 बजे जब हरियाणा का कुल वोटिंग 61 पॉइंट कुछ बताया गया और वो भी तब जब मतदान वोटिंग मशीनों के जरिए होता है। आप सभी लोग जानते हैं, जब बैलेट पेपर भी से चुनाव होते थे उस समय भी चुनाव आयोग शाम को मतदान खत्म होने के बाद सभी राजनीतिक दलों के एजेंटों को 17 सी फार्म दे देता था, जिसमें कि मशीन नंबर और कुल वोटों की संख्या के अलावा बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या भी हो जाती थी। लेकिन आज वो प्रक्रिया भी धीरे धीरे करके बंद कर दी गई। ये अलग बात है कि चुनाव अधिकारी एजेंटों के दस्तखत करा लेते हैं और इसी को राजीव कुमार बार बार बता रहे थे कि कमीशनिंग से लेकर मतदान के काउंटिंग तक एजेंटों की उपस्थिति रहती है और उनके सिग्नेचर कराए जाते हैं। 6% की बढ़ोतरी आखिर ये क्या दर्शाती है? मैं इस पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ कि आखिर क्यों नहीं, लेकिन मैं ये सवाल ज़रूर पूछ रहा हूँ कि जब बैलेट से मतदान होता था उस समय आखिर किस तरह से शाम को ही इस बात की सूचना मिल जाती थी कि प्रांत में कितना मतदान हुआ है। आज लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि प्रथम चक्र के बाद किस प्रकार 8 दिन के बाद तृतीय चक्र के 4 दिनों के बाद, इस तरह दिनों के बाद इसकी घोषणा की गई। ऐसा ही नज़ारा हरियाणा चुनाव में भी देखा गया।
शाम को मतदान का प्रतिशत 61.कुछ% और काउंटिंग से पहले यानी कि 2 दिन बाद 7 तारीख को 8 को मतगणना हुई थी। 7 को ये जानकारी दी जाती है कि मतदान का प्रतिशत 67% है। ये एक प्रकार से ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आज चुनाव आयोग को लेकर जो प्रश्न उठाए जाते हैं वे यूं ही गैर वाजिब नहीं हैं जैसा कि कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस ने उन हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर बातचीत की जिसमें कि मशीनों की बैटरी 99% तक चार्ज थी और उन्हीं सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है। और जिन सीटों पर बैटरी 60 से 65% के बीच में है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मशीनों में गड़बड़ी है या हेर फेर है, क्योंकि मेरे पास कोई इसके पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक दलों और आम जनता के मन में किसी कार्यशैली को लेकर संदेह प्रकट हो जाए तो क्यों न इसकी साफ सफाई वह संस्था दे जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। और जिस तरह चुनाव आयोग मशीनों में हेरफेर की संभावना को सिरे से नकारता है और यहाँ तक कि एक पत्रकार द्वारा सवाल किए जाने पर कि आपने कांग्रेस की शिकायतों को संज्ञान में लेने के बाद क्या कार्रवाई की, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि उनकी शिकायतें तो आई थीं और 20 शिकायतें उनकी हरियाणा के संबंध में आईं, लेकिन उनकी शिकायतें प्रॉपर नहीं हुई थी। यानी कि उनकी शिकायतों को दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं किया था। ये एक ऐसा बहाना है जिसकी की आलोचना की जानी चाहिए। चुनाव आयोग का भरोसा आम जनता पर बना रहे, राजनीतिक दलों पर बना रहे, इसके लिए अगर कोई साधारण सा कार्यकर्ता या आम आदमी भी शिकायत करता है तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को उसे गंभीरता से लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार राजीव कुमार तोता रटंत बयान देते रहते हैं कि मशीनों में हेरफेर नहीं हो सकता और उनकी व्यवस्था फुलप्रूफ है, उनसे ये सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना था, आखिर मिल्कीपुर का चुनाव आपने क्यों नहीं करवाया। इस संबंध में जो जानकारी चुनाव आयुक्त ने दी, पत्रकारों के सवाल पूछने पर बताया गया कि मिल्कीपुर में 2022 में बाबा गोरखनाथ ने एक याचिका डाली थी जिसका कि निस्तारण नहीं हुआ है, इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव टाल दिया गया। आरोप था कि तत्कालीन सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद, जो कि अब अयोध्या से सांसद हैं, उन्होंने अपने हलफनामा में कुछ गलत जानकारियां दी थी या उनका हलफनामा ऐसी जगह से बना था जहां की जिसके कि नोटरी का लाइसेंस खत्म हो गया था। अगर चुनाव आयोग ये सफाई दे रहा है तो क्या चुनाव आयोग इस बात की जानकारी देगा कि अधिकांश चुनाव परिणामों को लेकर लोग कोर्ट में जाते हैं? क्या मिल्कीपुर को लेकर उनके पास अदालत का कोई गाइडलाइन है या अदालत ने उस पर रोक लगा रखी है? अगर नहीं
तो क्या वो इस बात की जानकारी देंगे कि आखिर कितने याचिकाएं, चुनावी याचिकाएं किन विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में लंबित हैं? और अगर वो मिल्कीपुर का उदाहरण दे रहे हैं तो उन्हें ये बात भी स्पष्ट करना चाहिए कि चुनाव आयोग ने कानपुर के सीसामऊ सीट, जिन पर कि इरफान सोलंकी विधायक थे, उसको जब रिक्त घोषित किया, इससे पहले ही ये मामला कोर्ट में था और इरफान सोलंकी ने इसकी अपील कोर्ट में कर रखी है। इसके बावजूद भी इस सीट पर चुनाव कराया जा रहा है। इस प्रकार देखा जाए, चुनाव आयोग की कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है। निश्चित तौर पर आयोग की जितनी भद अभी हाल के दिनों में पिटी है, उतनी भद कभी नहीं पिटी। जिस समय मशीनों से चुनाव कराने का फैसला किया गया, जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। निश्चित तौर पर मशीन से चुनाव परिणाम जल्दी आने लगे और मतदान भी जल्दी होने लगा, यानी कि समय से मतदान खत्म होने लगा। नहीं तो 8-8 बजे तक मतदाताओं की लाइन लगी रहती थी और चुनाव परिणाम भी जल्दी आ गए। लेकिन अब जब मतदान प्रतिशत बढ़ाने और ये बैटरी की जो संबंध में जो सूचनाएं आ रही हैं, तो क्या चुनाव आयोग का ये दायित्व तो नहीं बनता कि वो उनको मसले को हल करे और जनता के मन में आ रही शिकायतों का निवारण करे? लेकिन जिस प्रकार चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देता है, आखिर ये क्यों नहीं होता कि जब कभी मशीनें बदली जाती हैं या इस संबंध की बैटरी आज बदलने की शिकायत आती है, तो वहाँ सत्ताधारी दल ही क्यों जीतता है? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, संभवतः सुधी जन इस बारे में हमको जानकारी देंगे कि कहीं ऐसा हुआ हो जहाँ शिकायत मिली हो और वहाँ विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया हो। आयोग ने अगर मिल्कीपुर का चुनाव इस आधार पर निरस्त किया है, तो उसे निश्चित तौर पर सीसामऊ चुनाव क्यों कराया गया, जबकि इसकी भी एक याचिका अदालत में लंबित है? इस बात का जवाब माननीय चुनाव आयोग को देना चाहिए। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई जानकारी नहीं देंगे और ये तोता रतंत्र बयान देते रहेंगे कि उनकी कार्यशैली फुल प्रूफ है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।